हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन आवर एजुकेशनल चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली। जैसा आप सबको पता है कि एजुकेटर ऑफ दिल्ली पर जो है आजकल हम जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चला रहे हैं इवन सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। और ये सीरीज़ पे काफ़ी बच्चों का पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है और काफ़ी बच्चे जो हैं इस सीरीज़ को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। मेरे फेसबुक पेज है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने किसी भी तरह के क्वेश्चंस जो है मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी आपके मन में डाउट है, संदेह है इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम को लेके, आप मेरे अगर चैनल को चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट जो है 4th सेमेस्टर की सभी वीडियो मैंने डाल दी है। सिर्फ 2 वीडियो बची थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 4th सेमेस्टर की, वो लॉ एंड मीडिया और इंग्लिश। तो लॉ एंड मीडिया आज मैं अपलोड कर रहा हूँ, सिर्फ एक इंग्लिश की बचेगी। और सेकेंड सेमेस्टर जो BLLB मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ डाली थी उसमें केवल एक वीडियो बची है जर्नल इंग्लिश की, वो भी मैं जल्दी ही डाल दूंगा आपके बीच में। और जो एग्ज़ाम कब होंगे, कैसे होंगे, एग्ज़ाम कितने घंटे का, उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी डल चुकी है। आपको वो जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। डेट शीट कब आएगी और एग्ज़ाम कब से शुरू होंगे उसके रिगार्डिंग मैंने अपडेट आपको दे दी है। तो आइए शुरू करते हैं आज लॉ एंड मीडिया। ज़्यादा बातें ना बनाते हुए आगे हम शुरू करते हैं। तो आप सबका स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। जैसे आप सब जानते हैं मेरा नाम मुकेश किरार है। तो आज जो हम देख पा रहे हैं वो है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से जुड़ा हुआ एक अपडेट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके बीच में लेके आया हूँ, लॉ एंड मीडिया 2। लॉ एंड मीडिया जो 1 था वो आपका लास्ट सेमेस्टर में कवर हो गया था 3rd सेमेस्टर में, और लॉ एंड मीडिया 2 जो है वो आपका BLLB 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो 70% मार्क्स गारंटी है। मेरी गारंटी है कि आप अगर मेरे ये बताए हुए क्वेश्चन, जो 18 क्वेश्चन आज मैं आपको लॉ एंड मीडिया के बताने जा रहा हूँ, अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपके एटलीस्ट 70% मार्क्स एग्ज़ाम में स्कोर हो ही जाएंगे। सिर्फ डिपेंड ये करता है कि आप जो है आंसर जो है बहुत बढ़िया तरीके से लिख के आएँ, क्योंकि आंसर लिखने से ही आपको मार्क्स मिलेंगे, क्वेश्चन आने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन तो मेरे बताए हुए एग्ज़ाम में डेफिनेटली आ जाएंगे और 70% जो पेपर है वो मेरे बताए हुए क्वेश्चन से ही आएगा, लेकिन मार्क्स मेरे बताए हुए क्वेश्चन से नहीं आएंगे, मार्क्स आपके लिखे हुए आंसर से आएंगे। अगर आपको आंसर लिखने में किसी भी तरह की कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। आप चाहें तो मुझसे कनेक्ट होने के लिए मेरे फेसबुक एजुकेटर ऑफ दिल्ली पर जुड़ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एजुकेटर ऑफ दिल्ली। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉ एंड मीडिया के। सेक्शन बी और सी को कवर कर रहे हैं। सेक्शन बी जो है वो 10 मार्क्स का है, सेक्शन सी जो है वो 20 मार्क्स का है। जैसे मैं हमेशा से आपको कहता आया हूँ, जो सेक्शन बी है वो टोटल हमारे पास 3 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, और सेक्शन सी जो है टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन 20 मार्क्स से करने होते हैं। यानी कि 2 की चॉइस होती है सेक्शन सी में और 1 की चॉइस होती है सेक्शन बी में। तो पहला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम लोग लॉ एंड मीडिया 2 का। What do you understand by the decency and the morality? State the difference between the indecency and obscenity. What are the different tests of obscenity? शिष्टता और नैतिकता से आप क्या समझते हैं, यानी कि शिष्टाचार और नैतिकता क्या होती है ये बताना है आपको। अशिष्टता और अश्लीलता के मध्य में क्या अंतर है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रेगुलर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 1 में ही कवर किया है। अश्लीलता की विभिन्न कसौटियाँ क्या हैं, यानी कि किस किस को अश्लीलता की परिभाषा में कवर किया जा सकता है बताना है आपको। इसकी कंप्लीट व्याख्या लिखनी, कम से कम 6 पेज का आपको आंसर तैयार करना है। 6 पेज का आंसर किस तरह तैयार होगा, और आपको ये डाउट क्लियर करना है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली आंसर का जवाब भी दूँगा। कई बच्चे मेरे साथ व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट हैं जो मुझसे अपने आंसर चेक कराते रहते हैं। आप चाहें तो आप भी मुझे मेरे व्हाट्सएप पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। सिर्फ मेरी कंडीशन व्हाट्सएप पर ये रहती है कि आप अपना नाम, आपका कॉलेज का नाम और आपकी यूनिवर्सिटी और आप कहाँ रहते हैं, ये डिटेल्स आप मेरे साथ शेयर करेंगे। डिफरेंस बिटवीन द इंडिसेंसी, ऑब्सैनिटी एंड द वर्गलिटी। अशिष्टता, अश्लीलता और असभ्यता के मध्य में क्या अंतर है ये बताइए। डिस्कस द सेलेंट फीचर ऑफ द प्रसार भारती एक्ट। प्रसार भारती एक्ट 1990 के मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए। प्रसार भारती एक्ट जो है उसके मुख्य लक्षण क्या हैं आपको ये बताना है।
Explain the views expressed by the Chanda Committee 1964 as regard the broadcasting policy of India. इंडिया की जो ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी है वो प्रसार भारती एक्ट के अंदर ही कवर होती है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी क्वेश्चन नंबर 2 का ही सीरीज़ का नंबर दिया है, क्योंकि इसका एक ही आंसर तैयार होगा। चंदा कमेटी एक वो कमेटी थी जो भारत की प्रसारण नीति के बारे में 1964 में समीक्षा करने के लिए, उसका आंकलन करने के लिए कि कैसी है, एक बनाई गई थी, और उसने अपनी रिपोर्ट दी थी जिसमें काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था उसने प्रसारण नीति को और काफ़ी सुधारों की ज़रूरत के बारे में बताया था। और आगे चल के फिर इसी के ऊपर बेस करके प्रसार भारती एक्ट आया था 1990 में। हाउ डिड द चंदा कमेटी क्रिटिसाइज द प्रोग्रामिंग पॉलिसी ऑफ ऑल इंडिया रेडियो? चंदा कमेटी ने किस प्रकार भारत की प्रसारण नीति की आलोचनात्मक व्याख्या की है? अब ये ऑल इंडिया रेडियो जो है, इसमें खाली रेडियो नहीं आता, इसमें रेडियो एंड टेलीविज़न और बोथ इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ मीडिया वो सारे कवर होते हैं, इसलिए ये मत समझ लेना खाली रेडियो पे मत लिखना, रेडियो टेलीविजन और फिल्म पर्दे सब आते हैं इसके अंदर। What is the concept of importance of media ethics? Discuss the various advertisement ethics in India. मीडिया के नैतिक नियमों की क्या संकल्पना और महत्व है? भारत में विज्ञापन के विभिन्न नैतिक नियमों का आलोचना कीजिए, यानी किस तरह से जो एथिक्स है, जो नैतिक नियम है वो मीडिया से जुड़े हुए हैं और मीडिया के क्या एथिक्स है आपको ये बताना है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, what problems are contained in the Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986 as regard maintaining the decency of the women in the advertisement and the publication? महिलाओं को किस तरह से पेश किया जाए, किस तरह से दिखाया जाएगा एडवर्टाइजमेंट में, उसके लिए एक कानून आया था जिसका नाम था इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1986, ताकि महिलाओं को अशिष्ट निरूपण से बचाया जा सके। तो अशिष्ट निरूपण निरोध अधिनियम जो था 1986 में आया था। इसमें महिलाओं का किसी भी तरह से अश्लीलता परोसना वो अलाउड नहीं था, क्योंकि इंडिया के अंदर सभ्यता और संस्कृति का काफ़ी मूल्य है, इसलिए ये नियम को लाया गया था, इस कानून को बनाया गया था 1986 में। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, एग्जामिन द स्कोप ऑफ ब्रॉडकास्टिंग राइट एंड ट्रेसेस द इवोल्यूशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इट्स रेगुलेशन इन इंडिया। प्रसारण के क्षेत्र में किए गए विभिन्न प्रयासों की विवेचना करें। न्यायिक रूप से परेशान करने का अधिकार कहाँ तक मान्यता प्राप्त है? उपयुक्त वाद सहित विवेचना कीजिए, यानी कि इसके अंदर आपको बताना है कि क्या पॉलिसी है ब्रॉडकास्टिंग की। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि आप देखेंगे तो ब्रॉडकास्टिंग जो है, प्रसार भारती जो है, उसका बहुत सारा जो विकास था वो 1984 के बाद और 1992 से पहले हुआ। ऐसा इसलिए हुआ था कि उस समय राजीव गांधी जो थे वो देश का शासन चला रहे थे, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, और राजीव गांधी का एक वाइड सोच थी, एक बड़ी सोच थी कि हमारे जो देश का प्रसारण है, ब्रॉडकास्ट है, वो एक वर्ल्ड नेशनल लेवल, वो एक वर्ल्ड क्लास हो जाए। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने देखा था बाहर रहकर कि किस तरह से जो बाकी देश हैं वो प्रसारण में और जो मीडिया के अंदर काफ़ी तरक्की कर रहे हैं और इंडिया काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्हीं की दी हुई है, और प्रसार भारती एक्ट 1990 भी उन्हीं के कार्यकाल में आया। उसके अलावा ये वुमेंस प्रोहिबिशन एक्ट 1986 भी उन्हीं के कार्यकाल में आया, और काफ़ी चीज़ें जो हैं, काफ़ी नियम अधिनियम और काफ़ी बड़े बड़े जो स्टूडियोज़ हैं, उस समय दूरदर्शन के पास अपने स्टूडियोज़ नहीं होते थे, वो स्टूडियोज़ जो हैं, फिल्म सिटीज़ जो हैं, वो सारी जो हैं तभी बनी थी राजीव गांधी की सरकार में। तो राजीव गांधी का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा था इसके अंदर। तो मैं कांग्रेस का कोई सपोर्टर नहीं हूँ कि राजीव गांधी की तारीफ़ करने के लिए बोल रहा हूँ, या मैं बीजेपी को पसंद नहीं करता, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सभी गवर्नमेंट को पसंद करता हूँ, लेकिन जो उसने जो काम किया उसको बोलना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, येलो जर्नलिज्म कैन नॉट पास मास्टर अंडर द गाइस ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस जस्टिफाई विद द हेल्प ऑफ केस लॉज। ये गाइस नहीं, गाइड है। प्रेस की स्वतंत्रता के छद्मवेश में पीठ पत्रकारिता का आदर्श नहीं कहा जा सकता। निर्णयों को वादों की सहायता से समझाइए, यानी कि वाद जो होते हैं, डिसीजन जो हैं, केसेस जो हैं, उसकी हेल्प से आपको येलो जर्नलिज्म को एक्सप्लेन करना है, पीठ पत्रकारिता के बारे में बताना है वो क्या है और वो कैसे काम करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय प्रेस आयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एक टिप्पणी लिख के आपको बताना है कि भारतीय प्रेस आयोग क्या है। डिस्कस द सैलेंट फीचर्स
ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अधिनियम 1978 के मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए। ये जो प्रेस काउंसिल एक्ट आया था जब जनता पार्टी की सरकार थी उस समय देश में, और इमरजेंसी के बाद आया था ये। तो ये आपको बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि कौन सा एक्ट किसकी गवर्नमेंट में आया था। अगर आप ये भी लिखेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। एग्जामिनर को लगेगा कि आपकी जनरल नॉलेज जो है वो भी अच्छी है और आप करंट अफेयर्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं। एथिकल इश्यूज इन द एंटरटेनमेंट हैव ऑलवेज बीन डिबेट डिस्कस। मनोरंजन के नैतिक मुद्दों की गुण दोष की दृष्टि से परीक्षण कीजिए। तो एथिकल इश्यूज क्या हैं एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए, वो आपको बताना है। Advertising is essentially a things to introduce the censorship to make the people buy things they don't want discuss advertisement with its different kind। विज्ञापन एक ऐसी आवश्यक वस्तु है जो सेंसरशिप को प्रेरित करता है जिससे लोगों को वह वस्तुएं खरीदें जिन्हें वह नहीं चाहते। विज्ञापन और इनके विभिन्न प्रभावों की विवेचना की, यानी कि एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी पॉलिसी है जो आपको वो सामान भी बेच देता है जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि आपको उस सामान की, जैसे परफ्यूम है, पहले इत्र लगाते थे लोग लेकिन फिर परफ्यूम आया। परफ्यूम क्यों लगाने लगे लोग? क्योंकि बताया गया कि इत्र जो है वो उड़ जाता है छोटी बोतल में, अगर स्प्रे की तरह परफ्यूम लगा लेंगे तो वो लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहेगा। तो उस पर इत्र की जगह किसने ले ली? परफ्यूम ने ले लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ पे मान लो कि लद्दाख है, लद्दाख में इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है कि वहाँ पे शायद ही किसी के घर में फ्रिज हो, लेकिन एक अच्छा सेल्समैन, एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट जो होगी वो लद्दाख के अंदर भी फ्रिज भेज देगी। वो कैसे बेचेगी? वो वहाँ के लोगों को बताएगी कि जैसे आप जो पानी रखते हैं घर में, वो पानी जो है बॉटल में, घड़े में, किसी भी चीज़ में रखते हो तो जम जाता है और जमने की वजह से वो बॉटल फट जाती है क्योंकि उसका स्पेस बढ़ता है इस वजह से। तो अगर आप उस पानी को फ्रिज में स्टोर करेंगे तो आपको बार बार ना गैस जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पानी जो है लिक्विड फॉर्म में ही मिलेगा क्योंकि फ्रिज के अंदर का जो टेम्परेचर है वो अंडर कंट्रोल रहेगा अकॉर्डिंग टू द आपने जैसा सेट किया है वैसा, और बाहर का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए एक अच्छा सेल्समैन, एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो ऐसी जगह पर वो सामान भी भेजे जिनको ज़रूरत नहीं है। तो उनको हालांकि फ्रिज की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ तक कोल्ड है, कोई भी मीट है या कोई सब्ज़ी ऐसे खुले में छोड़ दो वो ख़राब ही नहीं होगी। तो इतना बल्कि -डिग्री टेम्परेचर पड़ता है वहाँ तो, लेकिन वहाँ पर भी फ्रिज को भेज देती है। कौन भेज देती है? वो एडवर्टाइजमेंट भेज देती है। तो ये सब आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ आर द कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट रेगुलेटेड टू इन इंडिया? व्हाट इज़ द रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI इन रेगुलेटिंग द कमर्शियल एडवर्टाइज? भारत में वाणिज्यिक विज्ञापन को कैसे नियंत्रित किया जाता है? भारत में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का वाणिज्यिक विज्ञापन को नियंत्रित करने में क्या योगदान है, ये बताना है आपको। विद इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ एस्टेब्लिशिंग टेलीकास्ट और मोनोपोली ओवर रेडियो एंड टेलीविज़न। हाउ फार डू यू एग्री? डिस्कस विद द रीज़न। भारत में केंद्र सरकार को रेडियो और टेलीविज़न प्रसारण करने का अनन्य विशेषाधिकार या एकाधिकार प्राप्त है। आप इस बात से कहाँ तक सहमत है? अपना तर्क देते हुए विवेचना करनी है। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है कि इंडिया के अंदर जो है सारा जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, यानी कि जो पूरा एकल अधिकार है मीडिया और टेलीविज़न और रेडियो के ऊपर, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का है और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी के खिलाफ़ कोई भी एक्शन ले सकती है। फ़िलहाल जैसे हो ही रहा था कि मोदी सरकार के खिलाफ़ काफ़ी आवाज़ उठ रही थी कि उन्होंने NDTV के ऊपर बैन लगा दिया क्योंकि उन्होंने सरकार को क्रिटिसाइज़ किया। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो आज की डेट में ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ये अपना अपना सबका व्यू है और आपको अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखना है, मेरी बात को सुन के नहीं लिखना। व्हाट आर द नॉर्म्स ऑफ द जर्नलिस्ट कंडक्ट इन द रेगुलेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट? विज्ञापन के विनिमय में पत्रकारिता आचरण के क्या मानदंड हैं? तो किस तरह से विज्ञापन के अंदर पत्रकारिता का जो आचरण है वो किस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है, वो बताना है आपको। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द चिल्ड्रन? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विभिन्न प्रकारों को समझाइए तथा यह बताइए कि इसका बच्चों के जीवन पर क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि आजकल जो बच्चे हैं पूरे दिन जो है मोबाइल में गेम खेलते हैं, पूरे दिन मोबाइल में फिल्में देखते हैं, या यूट्यूब है जो मनोरंजन का ऐसा साधन हो गया कि उसी में आप पूरे दिन चिपके रहते हैं। तो इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, आपको ये बताना है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर मोबाइल, टीवी, वो जो भी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है वो सारी इसके अंदर कवर होती हैं, जिनमें आपका PC भी आ जाता है, आपका लैपटॉप भी आ जाता है, XYZ सब कुछ आ जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स को यूज़ करता है। अगला क्वेश्चन है, वाई द प्री सेंसरशिप इज़ वैलिड फॉर द फिल्म बट नॉट प्रेस? डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियड रिस्ट्रेंट इन द रिलेशन टू मीडिया। क्यों पूर्व सेंसरशिप फिल्मों के लिए मान्य है लेकिन प्रेस के लिए नहीं? मीडिया के संबंध में एक पूर्व संयम की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। अब प्री सेंसरशिप क्या? जैसे फिल्म है,
कभी भी कोई फ़िल्म तैयार होती है तो सबसे पहले वो सेंसर बोर्ड के पास जाती है और उसको सर्टिफिकेट लेना होता है वहाँ से। उसको जैसा सर्टिफिकेट मिलता है वैसी ऑडियंस को उसके सामने फ़िल्म को प्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसा प्रेस के साथ क्यों नहीं है? कोई भी आर्टिकल, कोई भी जो न्यूज़ है वो आने से पहले सेंसरशिप क्यों नहीं होती? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि न्यूज़ जो है वो डेली आती है, रोज़ाना आती है, 1 घंटे की आती है, आधे आधे घंटे की आती है, 1 पल की आती है। तो अगर सेंसरशिप के चक्कर में हम न्यूज़ मीडिया को, प्रिंट मीडिया को फंसा देंगे तो फिर कुछ छप ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक फ़िल्म को भी सेंसरशिप सर्टिफिकेट लेने के लिए कम से कम 1 से 1.5 महीना लग जाता है। तो अगर ऐसे ही होने लगा तो कोई भी करंट अफेयर की जो न्यूज़ है वो हम तक समय से पहुँच ही नहीं पाएगी, और जब पहुँचेगी तो उसका कोई अस्तित्व, कोई फ़ायदा ही होगा ही नहीं। तो आपको खुद ही लिखना है, अपने विवेक के अकॉर्डिंग इसका आंसर लिख देना है। व्हाट आर द सेंसरशिप वायलेशन विद इन द मीनिंग ऑफ द सिनेमेटोग्राफी एक्ट? छायांकन अधिनियम के अर्थ के भीतर सेंसरशिप उल्लंघन क्या है? तो सेंसरशिप बोर्ड जो बना हुआ है उसमें सिनेमेटोग्राफी एक्ट के अंदर है, वो क्या है और इसका उल्लंघन कैसे होता है ये बताना है आपको। What do you mean by the offensive material? Describe about the various provisions of the Young Person Harmful Publication Act 1956. आपत्तिजनक सामग्री से आपका क्या मतलब है? युवा व्यक्तियों के हानिकारक प्रकाशन अधिनियम 1956 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में वर्णन कीजिए। तो ये एक अधिनियम 1956 में आया था, इसमें सारी ऐसी प्रिंटिंग के ऊपर रोक लगा दी थी, सारी ऐसी पब्लिकेशंस के ऊपर, जो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशंस के ऊपर रोक लगाई थी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो युवाओं को बरकलाती है या उनको गलत काम करने के लिए उकसाती है उसके ऊपर रोक रहेगी। ये आपत्तिजनक में अश्लील सामग्री भी हो सकती है, और इस आपत्तिजनक सामग्री के अंदर ऐसा भी हो सकता है जो हमारे देश के खिलाफ हमें भड़काता हो। व्हाट आर द पावर्स ऑफ इंस्पेक्शन अपॉइंटेड अंडर powers of inspectors appointed under the working journalist and other newspaper employees, condition of service and the miscellaneous provision act 1955। कार्यक पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारियों की सेवा की स्थिति और विविध प्रबंधन अधिनियम के तहत नियुक्त निरीक्षकों की शक्तियाँ क्या है? कोई भी इंस्पेक्टर अगर अपॉइंट किया जाता है जो पत्रकार या पत्रकारिता से जुड़े हुए कर्मचारी या समाचार पत्र की गतिविधियों के ऊपर इंस्पेक्शन रिपोर्ट देने के लिए अपॉइंट किया गया है, तो उसकी शक्तियाँ क्या क्या है, वो किस तरह के एक्शंस ले सकता है, आपको ये बताना है इसके अंदर। व्हेन अ जर्नलिस्ट इज सेड टू हैव कमिटेड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कब एक पत्रकार के बारे में कहा जाता है कि उसने अदालत की अवमानना की है? ये आपको बताना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये भी। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, ख़त्म करते करते मैं कुछ शॉर्ट नोट्स आपको डिस्कस कर देता हूँ। डमी एडवर्टाइजमेंट, क्रॉस कमर्शलाइजेशन, एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया, डमी विज्ञापन, क्रॉस व्यावसायिकता, विज्ञापन स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया। इन सब के ऊपर शॉर्ट नोट्स आप तैयार कर लेना। शॉर्ट नोट का मेरा कहने का मतलब है 2 से 2.5 पेज का शॉर्ट नोट तैयार करना। लॉन्ग में आता है तो आप उसको बढ़ा के लिख के 4 पेज 6 पेज कर सकते हो, 10 और 20 मार्क्स में भी कवर हो सकता है। अगर शॉर्ट में आता है तो इसको शॉर्ट करके 1 पेज 1.5 पेज का कर सकते हो। तो इस तरह से आप बिल्कुल तैयार कर लें। लॉ एंड मीडिया के 18 क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर लो, अच्छी तरह कर लो, पक्की तरह कर लो, 100% कर लो, कैसे भी कर लो, इनके आंसर तैयार कर लो, रट लो। स्पेशली उन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है जो पूरे साल नहीं पढ़ते और लास्ट में जाकर कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं जिससे वो पास हो जाए। तो मेरी ये गारंटी है कि 70% पेपर जो है मेरे बताए हुए क्वेश्चन में से ही आएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है और ऐसा हुआ भी। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो पिछली बार ऑड सेमेस्टर की मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चलाई थी, आपके पास क्वेश्चन पेपर ऑड सेमेस्टर के हैं, आप निकालिए और मेरे वीडियो से मिलाइए क्वेश्चंस को। अगर 70% पेपर ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सबका इतना विश्वास मेरे साथ जुड़ रहा है, और धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर जो है वो 900 के आसपास और 1K होने ही वाले हैं, और होप जल्दी ही 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे और मेरे वॉच आवर भी पूरे होंगे 4000 वॉच आवर, जो 1000 वॉच आवर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी तरह से मैं आपके बीच में वीडियो लाता रहूँगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, क्योंकि बेल आइकन दबाने का आपको ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही मेरा वीडियो आएगा उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरे नई वीडियो को इमीडिएट उसका लाभ उठा पाएंगे। और एग्ज़ाम के टाइम पे मैं ऐसे कई शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स या कई ऐसे वीडियो डालूंगा जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे और आपके मार्क्स को बढ़ाएंगे। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अभी भी मैं देखता हूँ जब वीडियो एनालिटिक में जाकर, तो मेरे नॉन सब्सक्राइबर के व्यूज़ अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। 78% नॉन सब्सक्राइबर के व्यू हैं, सिर्फ 22% सब्सक्राइबर के व्यूज़ हैं। तो नॉन सब्सक्राइबर जो मेरे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
मुझे मदद करें ग्रो करने के लिए, क्योंकि मैं ग्रो करूँगा तो आपके लिए और भी वीडियो लाऊंगा। अदरवाइज़ मैं डीमोरलाइज़ हो गया तो मैं आपके वीडियो डालना बंद कर दूँगा, जिससे क्या होगा कि नुकसान कहीं ना कहीं मेरा है तो आपका भी है। आपको भी मेरे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से चूक जाएंगे, उसको लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने इतना समय दिया, मुझे इतना सुना। कुछ भी आपको डाउट है तो आप मेरे को कमेंट लिख के पूछ सकते हैं। आप मेरे को मेरे फेसबुक पेज एजुकेटर ऑफ दिल्ली पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी एजुकेटर ऑफ दिल्ली पर भी आप मुझे फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें। वहाँ पर भी जाके आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, मेरे से जुड़ सकते हैं। जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं वो भी मेरे इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू मेरा नंबर ले सकते हैं और मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स, आपने इतना समय दिया, मुझे सुना, और इसी तरह से हम आगे भी वीडियो आपके बीच में लाते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए।